नमस्कार, आप सभी का हंस पाठशाला में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग ने 14 प्रश्नों पे विचार किया था, 14 प्रश्न लेकर आया था। आज फिर मैं आप लोगों के बीच में 15 प्रश्न लेकर आया हूँ। आज फिर से आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? वीरगाथा काल नाम दिया। क राहुल सांकृत्यायन, ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ग आचार्य शुक्ल, घ डॉक्टर रामकुमार वर्मा। घ डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा था आचार्य शुक्ल ने। हमारा उत्तर हो जाएगा ग आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न लेते हैं दूसरा, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर काल किसने कहा है? क डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग राहुल सांकृत्यायन और घ मिश्र बंधु। हमारा उत्तर हो जाएगा ख विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तीसरा, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में इतिहासकारों के नाम हैं और सूची 2 में नामकरण है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल है, उसका नामकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग किया है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल नाम दिया, तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज बप्पन काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा, और सबसे प्रमुखता से जो सभी के द्वारा स्वीकृत नाम है वो आदि काल है। आदि काल सभी के द्वारा स्वीकृत नाम, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम आदि काल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 में इतिहासकार के नाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल कहा है। कौन सा काल? वीरगाथा काल, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। यहाँ ए का दूसरा यहाँ डी में है। और सभी देखते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को नाम दिया है आदि काल। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहा है। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को प्रारंभिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल। इस प्रकार हम मिलान करके पाते हैं कि ए का दूसरा, बी का हमारा चौथा है, सी का तीसरा और डी का पहला, और हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? भाषा है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है क लौकिक संस्कृत, ख वैदिक संस्कृत, ग प्राकृत और घ पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। पाली। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? क ढोला मारूरा दुहा, ख भरतेश्वर बाहुबली रास, ग खुम्माण रासो, घ जय मयंक जस चंद्रिका। तो हमारा उत्तर होगा
भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है 1184 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी और इसके रचनाकार का नाम था शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार का नाम था शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी नाम था और इसकी रचना 1184 ईस्वी में हुई थी। कब? 1184 में। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। ढोला मारूरा दुहा, राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और जयमयंक जस चंद्रिका। छठवां प्रश्न, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य का उत्तर होगा ढोला मारूरा दुहा। पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं। क दलपति विजय, ख शालिभद्र सूरी, ग आशुक कवि, घ नरपति नालह। इसका उत्तर होगा पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव चरितरास शालिभद्र सूरी। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? क पाणिनि, ख नागार्जुन, ग पतंजलि और घ सरहप्पा। इसका होगा पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। यहाँ पर एक विचार इस पर एक रामचंद्र शुक्ल का अलग है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश का सबसे पहल उपयोग बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलने का उल्लेख किया है और उन्होंने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। और इसी के साथ आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां, अभट भाषा से तात्पर्य है परिनिष्ठित प्राकृत, ग्रामीण प्राकृत, ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो अभट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश का। अबहट अपभ्रंश भाषा का ही अबहट अपभ्रंश भाषा का अपभ्रंश शब्द के अपभ्रंश से बना है, या उसे कह सकते हैं अपभ्रंश का प्रवर्तित शब्द है। अबहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है और इसका कालखंड लगभग 900 ईस्वी से, अबहट का कालखंड लगभग 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी मानते हैं। इसमें अबहट में प्रमुख रचना करने वाले रचनाकारों के नाम भी कभी कभी पूछते हैं, तो विद्यापति, अब्दुल रहमान आदि को लिया जा सकता है। दामोदर पंडित के युक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर आदि में भी इसकी चर्चा है, इस भाषा का उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि विद्यापति, क विद्यापति, ख चंद्रवदाई, ग कविगंग और घ सरहप्पा या सरहदपाद। सरहदपाद का ही नाम है सरहप्पा, सरोज ब्रज आदि नाम हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। अधिकांश विद्वानों में इसमें भी मतभेद है हिंदी के प्रथम कवि को लेकर। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को, जिन्हें सरहप्पा या सरोज ब्रज भी कहा जाता है, को माना है, जबकि गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं।
तो अब लेते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? क आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख पंडित राहुल सांकृत्यायन, ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा, घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि पंडित राहुल सांकृत्यायन ने माना है। किसने माना है? पंडित राहुल सांकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? क विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ख चतुरसेन शास्त्री, ग रामकुमार वर्मा, घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हमारा उत्तर होगा घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। पुरानी हिंदी का नामकरण किया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी किया और इन्होंने ही घोषणा की कि जो अपभ्रंश है, उत्तर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अभट, अभट के बाद जो अपभ्रंश का रूप आया वो पुरानी हिंदी वही है। और इसके पहले कभी राजा मुंज को स्वीकार किया था इन्होंने। किसे स्वीकार किया था? राजा मुंज को। राजा मुंज को पहला कवि स्वीकार किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? क धनपाल, ख पुष्पदंत, ग स्वयंभू, घ जिनदत्त सूरी। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं स्वयंभू को। हमारा उत्तर होगा ग स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि परम चर्यऊ, पौम चर्यऊ रचना के कारण, रचना लिखने के कारण इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पौम चर्यऊ में रामायण की चर्चा की गई है और इसमें जो पारंपरिक रामायण है उसमें सीता के पृथ्वी में समाहित होने की चर्चा है और इसमें इन्होंने दिखाया कि सीता जी ने जैन धर्म में दीक्षा ले लिया। यही थोड़ा सा अंतर था जो आपके बीच रख दिया हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं, पौम चर्यऊ किसकी रचना है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला प्रश्न 14वां, पौम चर्यऊ, पौम चर्यऊ किसकी रचना है? क पुष्पदंत, ख अब्दुल रहमान, ग विद्यापति, घ स्वयंभू। पौम चर्यऊ स्वयंभू की रचना है। आज का अंतिम प्रश्न 15वां और अंतिम प्रश्न हमारा है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? क धनपाल, ख पुष्पदत्त, ग जिनदत्त सूरी, घ जोइंदो। तो अपभ्रंश का भवभूति किसको कहते हैं? ख पुष्पदंत को। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर 15 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।